हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आरबीएससी का क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है। तो भैया 31 मार्च के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। तो जिसने कोई भी सैम्पल पेपर नहीं करा तो वो तो ध्यान से सुनना भाई, और जिसने कर भी रखे हैं वो फिर भी इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो कि कल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी ये ऐसे बच्चे मान लेते हैं कि ये जो सैम्पल पेपर है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो भैया जो ये मान के देख रहा है कि इसी सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन आएंगे तो वो गलत है एकदम से। मैं देखो झूठी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चन आंसर के चांसेस हैं कि 80 से 90% आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे नहीं आ सकते। पैसेज नहीं आएंगे, ग्रामर में से कुछ आ सकते हैं और लिटरेचर में कुछ आ सकते हैं। तो अब मैं देखो फालतू का बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। तो आप अगर देख रहे हो इस पर्पज से कि बस इसको करके चल जाएंगे तो काम हो जाएगा, नहीं फिर तो आप राम भरोसे जा रहे हो, भगवान भरोसे जा रहे हो। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। अगर आप इस उम्मीद से आए हो आप और वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जब इस सैम्पल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि पिछले 10 सालों से कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट कहूँ उतना इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको चैनल के बारे में बताता हूँ कि एस केयर एजुकेशन जो चैनल है ये इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है। सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है ये, नंबर 1 है इंडिया के अंदर, जो कि आपको आरबीएससी के सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाएगा। वैसे आपको कोई भी सैम्पल पेपर वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाता आरबीएससी में, बस एस केयर एजुकेशन एक ऐसा चैनल है जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इसी बात के ऊपर लाइक भी हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए। अब देखिए इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं जो कि आप पेपर देने जाओगे तो उसकी तैयारी अभी से करो। अभी आपको ये इसके अंदर 3 सेक्शन मिलेंगे। हर बार की तरह आपको पेपर किस तरीके से करना है वो बता देता हूँ। इसके अंदर 3 सेक्शन रहेंगे। पहला जो सेक्शन है वो रहेगा हमारे पास में किसका, रीडिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये रहेगा रीडिंग वाला पार्ट। और जो सेकंड सेक्शन है जो कि रहेगा सेक्शन बी जो पार्ट है वो रहेगा इसके अंदर राइटिंग वाला, ठीक है, राइटिंग वाला पार्ट रहेगा इसमें सेक्शन बी। और अगर सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपके पास में ग्रामर का, और लास्ट के अंदर रहेगा सेक्शन डी, ठीक है। अब ये 4 सेक्शन है, इसके अंदर ये रहेगा लिटरेचर का। अब आपको इसमें पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, देखो ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि वो सबसे पहले सेक्शन ए को करेंगे कि क्योंकि सबसे पहले, फिर सेक्शन बी को, फिर सेक्शन सी को, और लास्ट में सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हो। तो आपको मैं तैयारी बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो सबसे पहले जो सेक्शन करेंगे वो करेंगे सेक्शन डी। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाला ही सेक्शन क्यों करेंगे? इसको करने के पीछे की एक सबसे बढ़िया वजह मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो आपको पता है कि आपकी बुक में से आने वाले, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस पता है कि हमें बुक्स आएंगे तो वो क्वेश्चंस पहले हो जाएंगे और उनके जल्दी जल्दी बस आंसर लिखने। लेकिन वहीं पर अगर सेक्शन ए की बात करें, इसके अंदर रहेगा रीडिंग पैसेज, जिसको कि आपको पूरे को पढ़ना है और फिर उसमें से आंसर निकालना है। तो इसमें क्या लगेगा, टाइम। तो सेक्शन ए को हम सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले करेंगे सेक्शन डी को सबसे पहले करना, फिर उसके बाद में सेक्शन सी को जो कि ग्रामर वाला है, फिर उसके बाद में सेक्शन बी को जो कि राइटिंग वाला रहेगा, और लास्ट में करना है सेक्शन ए को। तो एक सीधी सी बात यह है कि पेपर को उल्टा खोलना, सबसे पहले सेक्शन डी को, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को। इस तरीके से पेपर करोगे तो बहुत ही अच्छा पेपर होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, पेपर भी नहीं छूटने वाला। अब देखो सबसे पहले इस पैसेज की बात करें कि इस पैसेज को किस तरीके से पढ़ना है, एक बार सिखा देता हूँ आपको कि मोंटू, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मोटू द एलिफेंट ब्रोक्स द साइलेंस, आई एम फीड अप ऑफ एन दी पीपल्स हु कम हियर एंड देयर हर्ट्स माई फीलिंग एंड दे मेक फन ऑफ मी एंड दे लुक एट माई स्टक्स विद द ग्रेडी आइज एंड दे सेज दैट कुड फिच देम गुड मनी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है ये यहाँ पर एक एलिफेंट के बारे में बात करी गई है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये किसके बारे में बात कर रही है। समझो, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझो। अभी उसी तरीके से यहाँ पर ये आता है रंगा, जो कि क्रोकोडाइल है, वो कहता है कि लेजीली, मतलब कि आई एम गेटिंग स्केयर्ड माई सेल्फ, यू नो आई एम वेरी हैंग्री एंड वन मॉर्निंग सम गर्ल्स वर फीडिंग मी विद पटेटोज, अ विक्ड बॉय पुश्ड अ स्टोन इन माई माउथ एंड माई स्टोमच एक्ड फॉर द 10 days। तो ये इसमें ये बता रहा है कि जब ये काफ़ी ज़्यादा भूखा था तो इसको क्या कर रही थी, कुछ लड़कियाँ इसको आलू खिला रही थी। तो उसी बीच में एक लड़का आता है जो कि शैतान था, वो इसको क्या करता है, इसके मतलब पत्थर डाल देता है इसके मुँह में, जो कि इसके पेट में अटक जाता है 10 दिनों के लिए। तो इसको उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर उसी तरीके से कालू है, वो क्या है, वो है बियर। वो यहाँ पर बताता है एंग्रीली, मतलब कि हेड को हिलाता है, और ही बिगिंस टू रिलेट हिज स्टोरी। वन इवनिंग अ ग्रुप ऑफ नॉटी बॉयज कम एंड स्टूड एट माई केस एंड दे वर ट्राइंग लार्ज पीस ऑफ ब्रेड एंड दे बिगन टू गिव मी वन स्लाइस आफ्टर अनदर। When I was about to finish my last slice of bread, I bit something sharp. It turned out to be a blade, and seeing me in the pain, the boys clapped their hands and laughed.
तो देखो इस तरीके से बताया गया कि किस तरीके से जो आदमी होते हैं वो परेशान करते हैं। अब जैसे कि भालू है, भालू के साथ में इन्होंने क्या करा इन लड़कों ने कि उसके अंदर ब्लेड डाल दी ताकि उसके मुंह से खून आए, और उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो कि आप अगर मान लो कि कभी ऐसा हो तो ऐसी गलतियाँ या फिर आप ऐसे अपने मज़े के लिए किसी भी जानवर को हर्ट करते हो फिर किसी भी इंसान को, तो वो गलत बात होती है। इसमें ये बातें करी गई हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले बोला गया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ बियर। तो नेम ऑफ बियर की अगर बात करें तो वो कालू है। तो नेम ऑफ बियर यहाँ पर क्या हो गया, वो हो गया कालू। ठीक है, अभी उसके बाद में सेकंड है कि हु पुट्स ए स्टोन इन द माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर कोई बॉयज़ ने करा था, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा बॉयज़, मतलब कि पुट ए स्टोन इन हिज। और फिर यहाँ पर ये आ गया कि हाउ डिड द पीपल्स लुक एट एलिफेंट। तो एलिफेंट्स की तरफ किस तरीके से देखते हैं वो ग्रीडी, मतलब कि एक तरीके से ये देखो, दे लुक एट माई टस्क विद द ग्रीडी आइज एंड दिस इज दैट इट कुड फेस दैम विद द गुड मनी। तो वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं कि आपको ये शायद ही पता होगा, अगर आप लोगों ने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, मतलब कि उसके जो दांत होते हैं, बाहर 2 दांत होते हैं, उनकी जो कीमत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उनके दांतों के लिए उनको मार दिया जाता है। एक मूवी भी है इस पर, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इनको मारने के मतलब कि इनके दांतों के लिए ही इनको मार दिया जाता है, जो कि इनके लिए मतलब एक तरीके से जो ब्यूटीफुल थे, जो कि इनके ब्यूटी में काम में आते हैं, उन्हीं के लिए ही इनको मार दिया जाता है। तो सबसे बड़ी जो जानवरों के लिए क्रूशियल रहते हैं, एनिमल्स के लिए जो आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, हाउ मतलब कि हुज स्टोमक एट फॉर द 10 डेज। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल रहेगा, क्रोकोडाइल का नाम भी लिख देना। क्रोकोडाइल का नाम क्या था आप मेरे को कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को याद रहा क्रोकोडाइल का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोकोडाइल का नाम आ गया। फिर आज के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर बोला गया कि हाउ डिड द बॉयज रिएक्ट सीइंग द पेन इन द बियर। तो यहाँ पर जब बियर पेन में था तो वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे क्लैपिंग, क्लैप्ड करा और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ये वाली लास्ट वाली लाइन है, ये एंड लाफ्ट, ये इसका आंसर रहेगा। और फिर उसके बाद में चलते नेक्स्ट पैसेज की तरफ। तो अब इस पैसेज को क्या करना है भाई, ध्यान से पढ़ो, इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ो और फिर उसके बाद में मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते कि कितने नंबर बच्चे हैं जो कि कमेंट बॉक्स में देते। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, जल्दी बताओ भाई इसका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th भी करने पर 6 और 7 के आंसर मुझे ज़रूर से बताना। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आती है, वो आते हैं राइटिंग पार्ट। अब देखो राइटिंग के अंदर क्या होगा, 2 चॉइस रहेंगी। एक तो रहेगा आपके पास में, हो सकता है कि इसके अंदर ये सबसे पहले तो बोला गया है कि आप एक सेकेंडरी स्कूल में लिखते हैं, आपको एप्लीकेशन लिखनी है आपके टीचर को। तो यहाँ पर ये हो सकता है फॉर्मल का। और फिर उसके बाद में यहाँ पर सॉरी, अब यहाँ पर बोला गया कि सपोज यू आर अ विद्या एंड विशाल स्टडिंग इन अ क्लास 12th, मतलब कि क्लास 10th गवर्नमेंट स्कूल में अजमेर में राइट एंड एप्लीकेशन। तो दोनों की दोनों एप्लीकेशन ही है। तो अगर एक एप्लीकेशन है तो दूसरी भी एप्लीकेशन रहेगी। लेकिन अगर एक लेटर है, क्या होता है कि अगर लेटर है तो लेटर में एक तो रहेगा फॉर्मल, ठीक है, एक का अगर फॉर्मल है तो दूसरा होगा इनफॉर्मल। तो कोई सा भी एक याद कर लो, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, दोनों में से कोई सा भी लिख देना एग्जाम में। ठीक है, फॉर्मेट याद होना चाहिए और उसके अलावा अपनी लैंग्वेज लिखनी होती है, तो उसी के ही मार्क्स रहते हैं। अब किस तरीके से लिखेंगे एप्लीकेशन, तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इसमें है एक तो रश्मि और राजेश है। ठीक है, 2 है, आपका नाम इसमें से जो भी है, लड़कियाँ लिखेंगी रश्मि और लड़के लिखेंगे राजेश। अब देखो इसके अंदर अपना नाम मत लिखना, खुद का नाम मत लिखना कि मेरा नाम राजू है, कोई बताने की जरूरत नहीं। जब आपको बोला गया है कि आपका नाम पेपर के अंदर रश्मि और राजेश, तो मतलब रश्मि और राजेश ही है, और आप क्लास 10वीं में पढ़ रहे हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना उसमें। अब देखिए यहाँ पर इसको एप्लीकेशन को किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको वही लिखना है 2, और फिर उसके बाद में द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टू द प्रिंसिपल लिखना होता है। ये क्या लिखवा दिया मैंने, यहाँ पर आपको लिखना होगा टू द प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और फिर नीचे लिखना होगा कोटा, और फिर उसके बाद में आपको क्या लिखनी होगी, यहाँ पर लिखनी होगी डेट। ठीक है, डेट के बाद में आपको बाद में लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर इसमें दिया गया है कि आपको प्रिंसिपल 2 डेज़ की लीव चाहिए क्योंकि आप बीमार हैं। ठीक है, ये तो हो गया उसका सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में आपको स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है, आपको सबसे पहले लिखना होगा कि रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर और मैडम, आपको दोनों लिखना होगा, सर और मैम। और फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल एंड करंटली आई एम, मतलब कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और आई एम नॉट फीलिंग वेल सो दैट आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर द 10 days, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 10 days। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे को छुट्टी मिल जाए। अब ये आदेश बच्चे क्या करते हैं, इसमें आदेश दे देते हैं कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, अदरवाइज मैं स्कूल नहीं आ रहा। ऐसा नहीं, फॉर्मल टोन होनी चाहिए
इसके अंदर जितनी ज़्यादा फॉर्मल टोन रखोगे उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब उसके बाद में इसी तरीके से ये सेकंड आता है। सेकंड एप्लीकेशन की अगर बात करें, इसके अंदर बोला गया कि एक विद्या और विशाल हैं जो कि मतलब क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, और राइट एन एप्लीकेशन टू अ हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू इशू एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आपको इसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होता है कि आप कौन हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। सबसे पहले बोलना है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, एंड मतलब आपका नाम भी बता देना है कि आई एम राजेश फ्रॉम द क्लास 10th। और फिर उसके बाद में आपको इस तरीके से इसमें लिखना होगा, जो इसमें लिखा है वही लिखना है। और लास्ट के अंदर आपको क्या लिखना होता है, लास्ट में लिखना होता है योर्स ओबीडेंटली, और फिर उसके बाद में आपका नाम जो कि है राजेश। राजेश के बाद में आपको लिखना होगा आपके रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर कुछ भी लिख देना, 1 2 3 लिख देना, अपने ओरिजिनल रोल नंबर मत लिख देना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लास्ट के अंदर लिखना होगा उसके, ये बस इतनी सी बातें हैं। रोल नंबर लिख दिया और सेक्शन लिख देना और क्लास लिख देना, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहेगा। अब इसी तरीके से आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया कि एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आपको 50 वर्ड्स का, जिसके अंदर कि आपके पास में टॉपिक रहेगा ए विजिट टू अ जू। तो अब आप जू के अंदर गए तो आपने क्या क्या देखा, तो जू के अंदर आपको बोलना है कि बड़े बड़े केस थे, उसके अंदर जानवर थे, अब बर्ड्स भी थी, एनिमल्स भी थे, और क्लास टीचर के साथ में हम लोग गए थे, हमारे क्लास के साथ वाले थे, लॉयंस टाइगर सबको देखा। लॉयंस ने जोर से गुहार मारी तो सब डर गए, टाइगर को देखा। और फिर उसके बाद में केस थे, मंकी थे, ट्रीज थे, जंपिंग थी, वाटर थे, फिशेस थे। ये सब कुछ आपको इंक्लूड करना है इसमें। और आप लोगों को लास्ट में कैसा लगा कि हम सब ने बहुत ही अच्छा लगा। अब सेकंड जो आता है वो आता है माय बेस्ट फ्रेंड। तो भैया माय बेस्ट फ्रेंड की जगह पर आप अपना नाम ज़रूर से बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट में। मेरे जो दोस्त का जो नाम था वो था रामू। क्या नाम था, रामू था मेरे दोस्त का नाम। तो रामू ही मेरा सबसे प्यारा दोस्त था। बाद में कभी बात करेंगे इसकी। तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए कि एक दोस्त है, उसकी हेल्प मिलती है, क्लासमेट था, कोऑपरेटिव था, ओबीडियंट था, रेगुलर था। ये सारे के सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड ही करने होंगे। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया है कि एक स्टोरी लिखिए जिसके लिए कि आपको आउटलाइन दी गई है कि वंस अपॉन अ टाइम एक ग्रीडी डॉग था जिसको कि एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता है जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। तो वो देखता है कि एक नीचे एक और कुत्ता है, उस कुत्ते को देख करके वो भौंकता है, उसको डराता है पहले आंखों से, फिर उसके बाद में भौंकता है। तो फिर उसकी ब्रेड का टुकड़ा जब वो भौंकता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर ये बता देंगे ग्रीडी जो होती है वो मतलब अगर वो शेयरिंग करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब ब्रेड का टुकड़ा एक बड़ी मुश्किल से मिला था उसे तो फिर वो भी टूट गया। तो यहाँ पर ये इसका मोरल भी लिखना होगा लास्ट में। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इसका यहाँ पर आपको टाइटल देना होगा। टाइटल रहेगा कि अ ग्रीडी डॉग, मतलब या तो ग्रीडी डॉग लिख देना, टाइटल ये सही है। ग्रीडी डॉग एकदम से करेक्ट टाइटल है, ग्रीडी डॉग टाइटल है। और फिर इसके बाद में मोरल ऑफ स्टोरी लास्ट में लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा इसके अंदर ये वाला है कि यह कैब सेलर विलेज टू विलेज आता था अपनी टोपियाँ बेचने के लिए और वो है ना अपनी ये वो वाली कहानी है बंदर और उसकी, मतलब कि एक तरीके से क्या होता है कि बंदर एक आदमी था, आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि एक आदमी था, वो क्या करता था अपनी टोपियाँ बेचता था। तो जब वो टोपी बेचता था तो क्या होता था उसमें एक बार वो काफ़ी टोपी बेच करके थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और एक पेड़ के नीचे जब वो बैठा तो बंदर आ गए और बंदर उसकी सारी की सारी टोपियाँ ले गए, ठीक है। जब वो सारी की सारी टोपियाँ ले गए तो उसने देखा कि सारी टोपियाँ बंदरों के पास में, तो कैसे लूँ। तो आपको पता है कि बंदर हमेशा नकल करते हैं। तो उसने क्या करा कि एक टोपी अपने सर पर लगाई तो बंदरों ने भी सर पर लगाई। फिर उसने दूसरी टोपी को दूसरे हाथ में लिया, उसने भी ले लिया। और फिर उसके बाद उसने नीचे फेंक दिया तो उन्होंने भी नीचे फेंक दिया। तो इस तरीके से उसकी सारी की सारी टोपियाँ बच गई। तो यही है और इसी तरीके से वो हैप्पीली घर पर चला जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं भाई ग्रामर वाले। तो ग्रामर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अभी इसके अंदर आपको लिखने हैं इनके वर्ड्स, जैसे कि फॉल्स का अपोजिट वर्ड क्या होगा भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए। फॉल्स का होता है ट्रू, मतलब असत्य को सत्य बोलते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड है नाइट का क्या होगा, डे, ठीक है, नाइट का होगा डे। और बैड का क्या होगा वो होगा गुड, ठीक है। रिच का क्या होगा वो होगा पुअर, ठीक है। देखो इतने सारे वर्ड्स तो मैंने बता दिए। अब स्वीट का क्या होगा भाई, स्वीट का जल्दी से बताना वो होगा सोर। अब एक बचा है अनफिट का, बताओ। चलो बहुत ही आसान है, हर कोई आंसर दो इसका मेरे को जल्दी से कमेंट्स के अंदर। ये आंसर मेरे को 100% चाहिए, हर एक बच्चे से चाहिए जो भी देख रहा है। तो अनफिट का आंसर क्या रहेगा भाई, बताओ जल्दी से। तो अनफिट का जो आंसर है वो है फिट, बस इतना सा था और इसमें भी नहीं बताया तो उन्हें, ऐसी गलत बात है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपोजिट जेंडर के नाम लिखने हैं। तो पहले का और ये सारे बता दो। चलो इसके अंदर तो 15वें के अंदर सारे बता दो, ऐसे कोई सा भी नहीं है जो कि नहीं आना चाहिए। जल्दी से बताओ भाई। तो अब देखो यहाँ पर पहले वाले की अगर बात करें तो मैन का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वुमेन, मैन का वुमेन। फादर का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मदर। और डॉटर का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सन। और लॉयनेस का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉइन।
और फिर उसके बाद में ग्रूम का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राइड। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हैन का क्या हो जाएगा, कॉक। ठीक है, इस तरीके से रहेंगे ये सारे के सारे, आपको याद होने चाहिए, याद कर लो, ये आएंगे कल एग्जाम के अंदर 3-3 नंबर के आने वाले। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है जिसके अंदर बोला गया है कि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने की, राइट द नंबर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं, तो इसके अंदर कितने हैं भाई, इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, बॉय के अंदर 3 वर्ड्स हैं, हाउस के अंदर कितने वर्ड हैं, इस तरीके से आपको पूरा पूरा लिखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं इसके, आई थिंक ये शायद ही क्वेश्चन कुछ और है और मेरे पास में कुछ और क्वेश्चन आ गया, तो इसको थोड़ा छोड़ देना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा गलत है, तो इसको थोड़ा छोड़ देना। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बोला गया है कि आपको आर्टिकल्स लिखना है, ए, एन और द में से इन सभी में फिल करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ही इज़, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़, एन आएगा, ए आएगा या फिर द आएगा या फिर नन ऑफ दीज आएगा। तो इसका आंसर बताओ कि ए बी सी में से कौन सा होगा, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ए ई आई यू जब हो, मतलब कि ए ई आई ओ यू, तो ये क्या होते हैं, होते हैं वोवल्स। अगर जब कभी भी वोवल्स होते हैं तो उनके साथ में क्या लगता है, उनके साथ में लगता है ए। ठीक है, ए लगता है। और वोवल्स को छोड़ करके जो भी होते हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ में क्या लगता है, वो लगता है ए। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के साथ में लगता है ए और वोवल्स के साथ में लगता है ए एन। ठीक है, और द किसके साथ में लगता है, द लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि द सन या फिर द मून, द प्लानट, जो भी प्लानट है या फिर कोई भी एक यूनिक चीज़ है उसके लिए लगता है। तो फिर यहाँ पर ये क्या आएगा, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी बॉय। तो यूनिवर्सिटी बॉय एक थोड़ी होगा, बहुत सारे होते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही इज़ एन यूनिवर्सिटी बॉय। तो यहाँ पर ये रहेगा इसका ए आंसर करेक्ट है। फिर चलते हैं यहाँ पर इसी के सेकंड पार्ट के अंदर कि योगिता इज, एन आएगा, द आएगा या फिर नन आएगा। तो यहाँ पर योगिता इज ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर एम है तो एम से आप देख सकते हो कि ये वोवल्स नहीं है, तो वोवल्स नहीं है तो क्या लगता है, वो लगता है ए। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता हुआ था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया है कि आपको बताना है कि ही इज़, तो यहाँ पर ही इज़ एबल टीचर या फिर एन एबल टीचर, द एबल टीचर, तो यहाँ पर एन आएगा, ही इज़ एन एबल टीचर। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बोला गया है कि यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि गॉड, मतलब कि गॉड हेल्प्ड या फिर हेल्प्स या फिर हेल्प या फिर हेल्पिंग। तो यहाँ पर इसके अंदर रहेगा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हैव देम सेल्फ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी वाला करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड के अंदर है कि लास्ट नाइट आई गो, वेंट, गॉन या फिर गोइंग। तो फिर यहाँ पर देखो कि इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर गो, गॉन, वेंट आएगा। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म रहेगी वो रहेगी वेंट, इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर बी करेक्ट रहने वाला है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि दे, एम गोइंग आएगा, इज गोइंग आएगा, वॉज गोइंग आएगा, आ रहेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर आएगा कि देखो नाव है, तो नाव से क्या पता लगता है कि आता है प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या आएगा, आर। तो इसका आंसर रहेगा दे आर गोइंग टू जयपुर नाउ। ठीक है, अब उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर डी, मतलब सेक्शन डी है। सेक्शन डी के क्वेश्चन को खुद से करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन सभी को ध्यान से करो जब भी आपको समझ में आएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन सभी को कर लीजिए और आई होप कि आपका पेपर कल बहुत ही अच्छा होगा। और पेपर की तैयारी अच्छे से करो और थोड़ा जो भी छोड़ रखा है उसको पढ़ो, और बहुत ही अच्छा पेपर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो।